नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अजित पवार और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने चुनाव में महाराष्ट्र एनडीए में दरार डाल दी है। इस नारे को लेकर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में अजित पवार ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, जिस पर फडणवीस ने उन पर तीखा हमला किया है। एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दशकों तक अजित पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी हैं। वो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। फडणवीस के मुताबिक हो सकता है कि अजित पवार बोलते समय शायद कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन बोल कुछ और गए। देवेंद्र फडणवीस से द हिंदू के इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि भाजपा वोट जिहाद और बटोगे तो कटोगे की बात करती है, क्या ये विभाजनकारी नहीं है? इस पर फडणवीस ने कहा कि कृपया समझें कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और एनडीए द्वारा वोट जिहाद का इस्तेमाल किया गया था। राजनीति एक लड़ाई है। अगर कोई हमला करता है तो आपको जवाबी हमला करना होगा। मस्जिदों पर बैनर लगा दिए जाते हैं कि अगर आप किसी को वोट नहीं देंगे तो ये अल्लाह के साथ धोखा होगा। वो कैसे धर्मनिरपेक्ष हैं? इन्हीं धार्मिक पिचों का इस्तेमाल उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था और इससे उन्हें अमरावती में, मालेगांव में, कई अन्य जगहों पर फायदा हुआ था। अब कांग्रेस ने उलेमाओं की ओर से रखी गई मांगों को मान लिया है। इनमें से एक मांग यह है कि 2012 से 2024 के बीच किसी भी दंगे में आरोपी सभी मुस्लिमों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे। वो इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एमवीए ऐसी मांगों को स्वीकार कर रहा है। ऐसे समय में ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोट विभाजन पसंद नहीं है। अगर वो ध्रुवीकरण के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर उनसे कहा गया कि लेकिन आपके अपने गठबंधन सहयोगियों का कहना है कि महाराष्ट्र बटोगे तो कटोगे स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल आपकी पार्टी के ही नेता अशोक चौहान और पंकजा मुंडे भी ऐसा कह चुके हैं। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बटोगे तो कटोगे का सही मतलब वो नहीं समझ पाए होंगे। जब भी समुदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित हुआ है, उस पर विदेशी शक्तियों ने कब्जा कर लिया है। हमें साथ रहना है। अजित पवार के दावे के बाद एक बयान आ रहे हैं। अजित पवार ने खुलासा किया था कि अडानी भी शाह के साथ मौजूद थे और शरद पवार भी, जब 2019 में नए गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही थी। इसके बाद अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी पार्टी और एनसीपी के बीच नवंबर 2019 में दिल्ली में एक बैठक हुई थी और चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां मीटिंग हुई थी, लेकिन ये गौतम अडानी के आवास पर नहीं। बैठक में अमित शाह, शरद पवार, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और मैं मौजूद था। ये दिल्ली में हुई थी। यही वो समय था जब उद्धव ठाकरे ने फैसला किया था कि वो हमारे साथ नहीं आएंगे। ऐसे में बीजेपी और एनसीपी को सत्ता में एक साथ लाने के लिए ये बैठक हुई। मुझे साफ याद है, मुझे 11 नवंबर 2019 को शरद पवार का फोन आया था। बैठक में शरद पवार ने राष्ट्रपति शासन लगाने का सुझाव दिया था। किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसे लेकर तमाम फैसले लिए गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल जमकर प्रचार अभियान चला रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट क्यों दिया, इसका कारण बताया है। अजित पवार ने कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। ये सिर्फ आरोप हैं, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी किसी के ऊपर लगा दूं आरोप कि अंडरवर्ल्ड के साथ उसके संबंध हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। ये केवल आरोप ही हैं, लेकिन कोर्ट में अभी साबित नहीं हुए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजीव गांधी के ऊपर भी बोफोर्स के आरोप थे। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है और यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा देता है। अजित पवार योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। अब उन्होंने फिर कहा कि हम सभी ने इसका विरोध किया है। किसी ने मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी की पंकजा मुंडे ने भी इस नारे का विरोध किया है। एक राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ आता है और कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे। हमने तुरंत कहा कि ऐसे नारे यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। मुझे नहीं पता कि देवेंद्र फडणवीस का इस पर क्या जवाब है, लेकिन हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। बता दें, फडणवीस ने कहा है कि विरोध करने वालों को अर्थ समझ नहीं आया। पीएम मोदी की रैली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके गुट एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर दिया। दादर के छत्रपति शिवाजी पार्क में आयोजित रैली का उद्देश्य गठबंधन की ताकत और एकता को प्रदर्शित करना, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और रामदास अठावले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं को एक साथ लाना था। हालांकि
मुख्य एनसीपी के उम्मीदवारों सना मलिक, नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी की उपस्थिति में कमी स्पष्ट थी, खासकर जब गठबंधन के बाकी प्रतिनिधि मंच पर मोदी के साथ दिखाई दिए। इस अनुपस्थिति ने सबकी भौएं चढ़ा दी। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अजित पवार का एनसीपी गुट भाजपा के नारे बटेंगे तो कटेंगे से असहजता महसूस कर रहा है, जिसे कुछ लोग एकजुटता लागू करने के लिए दबाव की रणनीति के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आई, इस कारण प्रधानमंत्री मोदी का विमान कुछ देर देवघर एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा। विमान में खराबी की वजह से पीएम को दिल्ली वापस लौटने में देरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके अवसर पर आज झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित किया। झारखंड चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में जुटे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में फंस गया। एटीएस ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि उनके चॉपर को हेलीपैड से उड़ने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला और करीब आधे घंटे से ज्यादा समय से राहुल का हेलीकॉप्टर वहीं खड़ा रहा। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं दिया गया। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान राहुल गांधी ने धैर्य बनाए रखा और खुद को शांत रखते हुए अधिकारियों के साथ मिलकर समस्या का हल निकालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर को गोड्डा जाने की अनुमति मिल गई और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को जारी रखा। राहुल गांधी ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। सोयाबीन के लिए 7,000 प्रति क्विंटल एमएसपी प्लस बोनस, प्याज के लिए उचित कीमत तय करने वाली कमेटी, कपास के लिए भी सही एमएसपी। राहुल ने कहा कि पिछले 3 चुनावों से भाजपा सोयाबीन के लिए 6,000 रुपए की एमएसपी का वादा कर रही है, लेकिन आज भी किसान अपने खून पसीने से कमाए सोयाबीन को 3,000 से 4,000 रुपए में बेचने को मजबूर हैं। महाविकास अघाड़ी हमारे अन्नदाताओं को उनका हक, मेहनत का फल और न्याय दिलाएगी। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की नई डेट घोषित कर दी है। पीसीएस 24 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। पीसीएस 24 की प्री परीक्षा एक ही दिन में 2 सत्रों में आयोजित कराई जाएगी। पहले सत्र में जनरल स्टडी और दूसरे सत्र में सी-सेट के पेपर होंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद नई तारीख घोषित कर दी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के लिए 186 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 2020-21 में इसके लिए 2 राउंड की परीक्षा कराई गई। इसके बाद हुआ असली खेल। इसमें भर भर कर अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। इन नौकरियों का 5वां हिस्सा उन अभ्यर्थियों को मिला जो विधानमंडल से जुड़े अधिकारियों के रिश्तेदार थे और इन्हीं अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे चौंकाने वाला घोटाला करार दिया और अधिकारियों की निष्ठा और भाई भतीजावाद पर सवाल उठाया। इन नौकरियों के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। हैरानी की बात यह है कि हर 5 में से 1 नियुक्ति उन कैंडिडेट्स को मिली जो कि वीवीआईपी अधिकारी या नेता के रिश्तेदार थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताती है कि वही अधिकारी हैं जिनकी निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई थी। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। दोनों पर चुनाव अभियान के दौरान झूठी और गलत बयानबाजी का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी और लिखा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने महाराष्ट्र और झारखंड में विभाजनकारी, झूठे और दुर्भावनापूर्ण भाषण दिए हैं। भाजपा और उसके नेताओं द्वारा किए गए चुनावी उल्लंघनों की जांच की जाए। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों पर आवश्यक तत्परता से कार्रवाई करेगा। कांग्रेस को उम्मीद है। राहुल गांधी ने आज झारखंड में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। मोदी जी, इस किताब का रंग जरूरी नहीं है, इसमें जो लिखा है वो जरूरी है। अगर आपने इसे पढ़ा होता तो आप लोगों में नफरत नहीं फैलाते, सबको एक दूसरे से नहीं लड़ाते। हमारे संविधान में भारत की आत्मा है, देश का इतिहास है, दायित्व का सम्मान है, पिछड़ों की भागीदारी है, किसानों मजदूरों के सपने हैं। फिर भी बीजेपी आरएसएस के लोग इसे मिटाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदल दी गई है। इस समय दिल्ली की हवा काफी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में जा चुका है। वर्तमान में राजधानी में ग्रेड 3 की तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई।
अब उसी कड़ी में ट्रैफिक को कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली होती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी 400 के पार पहुंच चुकी है। हवा की लगातार बिगड़ती हुई स्थिति के बाद 15 नवंबर यानी आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू किया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। यहाँ पर AQI 458 रहा है। इसके बाद वजीरपुर में 455 और बाकी जगह भी आसपास है। दिल्ली में जहरीली हवा के बाद अब 5वीं क्लास तक के स्कूल ऑनलाइन मोड पर ही चलेंगे। दिल्ली के बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। बाकी राज्यों से आने वाली सभी अंतर्राज्यीय बसों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, ग्रैब का तीसरा चरण लागू होने के बाद में BS3 वाहनों और डीजल वाहनों को भी नहीं चलाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट दिल ल्यूमिनाटी के आयोजकों को एक नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को हैदराबाद में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट आयोजित होना है। समाचार एजेंसी NI ने नोटिस की प्रति साझा की है। तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी हुई नोटिस में कहा गया है कि दिलजीत को अपने कॉन्सर्ट के दौरान शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी गाने से बचना चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि आयोजकों और गायक को लाइव शो के दौरान स्टेज पर बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए। जारी नोटिस में तेलंगाना सरकार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वयस्क लोगों को 140 dB प्रेशर की आवाज़ से दूर रहना चाहिए। बच्चों के लिए 120 dB है। इसी वजह से कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को स्टेज से दूर रखना चाहिए। नोटिस के मुताबिक दिलजीत दोसांझ ने 26 और 27 अक्टूबर को अपने दिल्ली कॉन्सर्ट के दौरान शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने गाए थे। श्रीलंका में गुरुवार को संसदीय चुनाव के लिए हुए मतदान के परिणाम सामने आने लगे हैं। श्रीलंका के निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक नतीजों के अनुसार राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। NPP को 113 सीटें हासिल हुई हैं। NPP को 68 लाख यानी 61% मत प्राप्त हुए हैं, जिससे वो अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाए हुए हैं। पार्टी 2/3 बहुमत पाने की राह पर है। बता दें, श्रीलंका में 21 सितंबर 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा दिसानायका को जीत हासिल हुई थी, लेकिन वो 50% से अधिक वोट हासिल करने में सफल नहीं हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही दिसानायके ने संसद भंग कर नवंबर में मध्यावधि चुनाव के आदेश दिए थे। गजा पट्टी में भीषण इजरायली हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष समिति ने कहा कि गजा में इजरायल की नीतियां और युद्ध के तरीके नरसंहार के अनुरूप हैं। UN मानवतावादी कार्यालय ने बताया कि पिछले 2 दिनों में उत्तरी गजा तक मदद पहुंचाने के 6 कोशिशों को ब्लॉक किया गया है। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप ने रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में इस बारे में जानकारी दी। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर ने भी 2024 में राष्ट्रपति चुनावों में अपनी स्वतंत्र उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप को अपना समर्थन दे दिया था। वो कोविड के लिए इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन के विरोधी के तौर पर भी जाने जाते रहे हैं। सीनेट ने भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कैनेडी के नाम पर मोहर लगा दी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है। ICC ने इससे पहले ट्रॉफी को पाकिस्तान भेज दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी के साथ टूर करना चाह रहा था। PCB इसको लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK भी जाने के प्लान में थी, लेकिन ICC ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब PCB ट्रॉफी के साथ POK नहीं जा सकेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 16 नवंबर से 24 नवंबर तक ट्रॉफी को पूरे देश में घुमाना चाह रहा था। इसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर भी ले जाने का प्लान था, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी। ICC ने इस पर संज्ञान लिया है। ICC ने PCB को ट्रॉफी को POK न ले जाने के लिए कहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।